हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 2 कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फॉरियर सीरीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन अपनी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, उसके अंदर हमने कितना कर लिया था बच्चे? हमने फॉरियर सीरीज़ कर लिया था। फॉरियर सीरीज़ की एप्लीकेशंस चल रही हैं, राइट, जिसके अंदर हमने साइन यानी कि रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ये सारी कर लिया था, और डिरिचलेट फंक्शन और जितनी भी रेंजेस हमारी बनती थी -π to π, 0 to π, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी जो बनता था वो भी हमने कर लिया था, राइट। कंप्लीट हो चुका है वहाँ तक हमारा। अब हम जो करने वाले हैं वो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर कर रहे हैं अपने सिंगल लेक्चर के अंदर, तो आपको दोनों ही कंप्लीट करने हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ही सिलेबस रह जाएगा इस यूनिट का। ठीक है, तो जल्दी से करिएगा। सेकंड अपना स्टार्ट करिए। यहाँ पे टॉपिक आपका नेम लिख देती हूँ। टॉपिक है आपका आज का यहाँ पे एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर मैं इसको समझाऊं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, लेकिन सब ने हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा हुआ है ना। सबको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जब वहाँ लगाते हैं तो एक फॉर्म से वो एक बार हाफ वेव में तो क्या होता है, सिर्फ एक ही सिग्नल साइड के उसमें क्या होता है, हमारे पास आउटपुट मिलती है। लेकिन जब हम फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हैं तो दूसरे साइड भी हम वहाँ पर डायोड लगाते हैं, तो दोनों ही जंक्शंस हमारे, चाहे वो पॉजिटिव में चलाए चाहे नेगेटिव में चलाए, दोनों में ही हमें आउटपुट देता है ना। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो हाफ वेव में तो हमें एक साइकिल पे मिला, दूसरे पे कुछ नहीं मिला, फिर दोबारा से यहाँ पे मिला, यानी कि 0 to π की उसमें हमें कुछ मिलेगा, π to 2π कुछ नहीं मिलेगा, फिर 2π से 3π कुछ मिलेगा, फिर 3π से नेक्स्ट उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारी किसकी सीक्वेंस थी, हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगाते हैं। अगर पॉजिटिव साइकिल की तरफ देते हैं तो ये तो हमारे पास आ ही रहा था, नेगेटिव में वो दूसरी साइड से चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आउटपुट तो जरूर देता है। तो एक तो हमारे पास 0 to π के अंदर आएगी, पाई से 2π के अंदर अलग से दोबारा से आ जाती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में तो डबल हमारे पास चाहे कैसा भी आ रहा हो, पॉजिटिव उससे चाहे नेगेटिव उससे, दोनों ही हमें आउटपुट मिलती जाती है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक, उसमें अगर वो पॉजिटिव है तभी मिलेगी, नेगेटिव में नहीं मिलती है उसके अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ हमें अब इसके अंदर करना है। यहाँ पे पहले तो उसका फंक्शन लिखेंगे। अब ये कहता है कि फंक्शन, अब वहाँ पे तो हम क्या करते थे कि सिंपल जो ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर आपने किया था, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बता दिया था, लेकिन ये एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आएगा। यहाँ पे ये क्या बना के चल रहा है, पर्टिकुलर फेज डिफरेंस बना के चल रहा है। इसका मतलब हम टी के फंक्शन में इसको ले रहे हैं, और ये साइन का एक फॉर्म लेके चल रहा है, साइन या कॉस के उसमें। तो आप साइन के उसमें है, क्योंकि मैं यहाँ से चला रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये साइन का है, आपका कॉस का होता तो मैं ऊपर से ऐसे लेके चलती। ठीक है, अब ये पूरा ऐसे है। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो यानी कि साइन के फंक्शन है। और आपको अगर ध्यान हो, हमने जो फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा था, वहाँ पे हमने अपने सारे सर्किट्स पढ़े थे। और आपको पता है कि करंट और वोल्टेज जो है वो किस फॉर्म में बताई थी मैंने, वोल्टेज V = EMF से बताई थी, E = E0 sin ओमेगा t से, राइट। और करंट को I = I0 sin ओमेगा t, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे उसका EMF विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना चाह रही हूँ आपके उसका, और एक मैंने फेज़ भी लिया हुआ है उसका। ठीक है, कि भाई ये फेज़ आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर EMF लेना है तो EMF वाली साइकिल को उठा के चलो, और फिर यहाँ पे क्या कर दो कि अगर 0 to π है तो लिमिट आ रही है, π to 2π चलोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा हमारे पास आ रहा है तो हम इसी को ही लेके चल लेते हैं और अपनी रेंज में रख देते हैं। फिर उसके बाद अगर ऐसे कर रहे हैं तो हमें पूरी साइकिल लेके चलनी पड़ेगी 0 to 2π के उसमें। तो मैं 0 to 2π अगर लेके चल रही तो 0 to 2π फुल, या तो उसी के उसमें उसको चला दो, या पार्टीशन करेंगे तो पार्टीशन कर लेंगे कि 0 to π क्या रिजल्ट आ रहा है और π to 2π क्या रिजल्ट आ रहा है। वो तो हमें वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे π से लेके 2π के बीच में कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। मैं उसका पार्ट यहाँ पे कैसे लेके चलूंगी, होल साइकिल के अंदर। होल
होल साइकिल तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की हो गई, मैं समझ गई कि मेरे पास ये है, क्योंकि मैं होल साइकिल मेरी ये बोलती हूँ, ठीक है। होल साइकिल मेरी ये बोलती हूँ कि 0 टू लेके टी तक मेरा ये आ गया है और ये मेरा t/2 टाइम के ऊपर है। लेकिन मेरे को ये भी तो पता है कि जो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो काम ही यहाँ पे कर रहा है, नेगेटिव साइकिल में तो वो कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा, 0 रिजल्ट आ रहा है। तो मैं उसको कैसे यहाँ पे उसका फंक्शन दिखा दूंगी, तो मैं तो 0 लिखूंगी सीधा, मेरे लिए तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन सिर्फ इसके बेस पे करनी पड़ेंगी अब, है ना। अगर ऐसा है तो फंक्शन लिखते हैं और फिर उसको क्या करेंगे, दोबारा से फोरियर के अंदर पुट कर वो अपने कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे और फिर एक फोरियर सीरीज के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही काम इसके अंदर करना है। तो आप लिखिए द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव rectifier is obtained for 1/2 of each AC cycle in its input as shown in फिगर। कैसा फिगर, ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ इस तरीके की, ठीक है। ये 0, ये मेरे पास पाई है, ठीक है, ये मेरे पास 2 पाई हो गया, ये मेरे पास 3 पाई, यानी कि पाई से लेके 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 0। अगर ये ऐसे है देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और 0। ओमेगा टी की वैल्यू तो कब आएगी बेटा आपकी, जब आपका जो भी आप फेज़ लेके चल रहे थे, इसको मैं इसी का ही फंक्शन मान लेती हूँ ओमेगा टी का, ये मेरे पास किसके इक्वल है, आपका ओमेगा टी, जैसे साइन एक्स उसमें करते तो इसको मैंने ओमेगा टी मान लिया कि 0 से लेके पाई तक का जब है वो, तब तो आपकी वैल्यू आ रही है। पाई से आपका कितना हो गया, 2 पाई का रिजल्ट हो गया, तो वहाँ पे वो कोई वैल्यू नहीं दे के जाएगा, वहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है तो अब हमें जो फोरियर सीरीज लगानी पड़ेगी वो 0 to 2 पाई की लिमिट में लगाती हूँ, ठीक है। देन द फोरियर सीरीज इन इंटरवल 0 to 2 पाई कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू, अब आपको इसको x में बनाना है, ठीक है। अभी तो ये ओमेगा टी था, मैंने कहा था ना अभी कि इसको x में कर लेंगे, क्योंकि हमें x में ही करना पड़ेगा, t का फंक्शन और x का फंक्शन तो हो ही अलग अलग जाएगा। तो मैं इसको x में करके लिख देती हूँ, तो आप इसको लिख लेना E ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E0 साइन ऑफ x, क्योंकि फिर ये ओमेगा का फंक्शन हमें उसका फेज नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 0 x इज लेस देन ये कितना हो जाएगा पाई, और यहाँ 0 कितना हो जाएगा पाई इज पाई, तो x तो पाई से बड़ा है लेकिन 2 पाई से x छोटा है, ठीक है। ये मैंने इसकी सीक्वेंस बना दी, तो ये x का फंक्शन हो गया अब। तो f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, A0 प्लस में समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos ऑफ nx प्लस में bn साइन ऑफ nx। अब कई बच्चे कंफ्यूज है, कई बार तो मैं an bn और a0 को छोटा लिख रही हूँ, कई बार बड़ा लिख रही हूँ, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बड़ा लिखना चाहते हो तो बड़ा लिख लो, छोटा लिखना चाहते हो तो छोटा लिख लो, ठीक है। उनकी वैल्यू तो वही होनी है, चाहे आप किसी को कुछ भी दिखा दो, ठीक है। ये जस्ट एक नोटेशन है, ये जस्ट एक कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप इसकी रख सकते हो, समझ में आ गई ना आपको, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे A0 जो होता है वो 1/2 पाई 0 to 2 पाई E ऑफ x dx हो जाएगा। सिमिलर अब हमें किसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी यहाँ पे, ए एन और बी एन की, ठीक है। तो आपका जो ए एन होता है वो होता है 1/पाई 0 to 2 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपका e ऑफ x कोस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे कितना था आपका बी एन इज इक्वल टू 0 to 1/पाई 0 to 2 पाई e ऑफ x साइन ऑफ एन एक्स इंटू में डी एक्स हमारे पास हो जाएगा। अब जस्ट हमें क्या करना है, ये जो मेरा e का फंक्शन है इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे और जस्ट क्या निकाल देंगे, अपना रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। देखो बेटा, वैसे तो हमारे पास जो आपको सबको पता है कि हम जो सीक्वेंस लिखते हैं -पाई टू पाई, ठीक है, वहाँ पे भी जो रिजल्ट आता है वो भी यही आता है 1/2 पाई 1/पाई और 1/पाई, ठीक है।
तो अगर आप इसको 2i टाइम करते हो तो यहाँ पे भी इस मतलब इसको ये भी पूरी एक साइकिल है -π to π, ये 0 to 2π भी एक पूरी साइकिल है, ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स हमारे सेम सेम हैं, यहाँ पे भी 1/2π 1/π 1/π, और जब हम किसकी सीक्वेंस लेके चलते हैं -π to π, तब भी हमारे पास 1/2π 1/π और 1/π। डिफरेंस कब आता है? जब 0 से पाई ओनली लेके चलते हैं, रेंज वो लेके चलूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। मैं बना रही हूँ तब तो बात अलग है कि मैं इसको तोड़ रही हूँ बीच में से, ठीक है, कि -π to 0 0 to π, लेकिन सीक्वेंस ध्यान से देखो, -π to 0 और 0 से पाई, ठीक है। जब ये इनके बीच में एडिशन का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, तो फॉर्मूला उसी का ही लगेगा, ठीक है। आप कभी यूँ ध्यान मत दे देना कि भाई मैं यहाँ से 0 to π ले रही हूँ तो आप वो वाला फंक्शन उसको अप्लाई कर दो वहाँ पे 1/2 करके, वो 2 से मल्टीप्लाई करके, वो ध्यान में मत रखना, ठीक है। जो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है इसके साथ मल्टीप्लाई होके जो यहाँ आया है, हम हर बार उसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग के लिए नहीं देखेंगे। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए मुझे बताना पड़ा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब ये चीज़ आ गई, तो अब इसका मतलब हमें वही a0 an और bn का फॉर्म वो करना पड़ेगा। तो 1/2π, अब क्या करना है, 0 to अपने पास कितना है 2π है, लेकिन मेरे को पता है 0 to 2π मैं सीधा लिख ही नहीं सकती, मेरे को तो बीच बीच का इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो मैं 0 to π लिखती हूँ, फिर पाई प्लस में 2π लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to π लिख दिया। 0 to π के अंदर जो अपना फंक्शन है वो E0 sin of x है, E0 sin of x है, ठीक है, इंटू में dx प्लस में π to 2π के अंदर हमें पता है पाई से 2π के अंदर जाती हूँ तो मेरे पास तो रिजल्ट ही 0 होता है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट साइन का इंटीग्रेशन करना है। आप सबको पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos ऑफ x होता है, माइनस के cos ऑफ x के अंदर आप 0 से पाई पुट करोगे तो ये पाई माइनस माइनस प्लस कर देगा, और माइनस माइनस प्लस cos 0 फिर से +1 कर देगा, इसका मतलब 2 इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू में 1/2π यानी कि 1/π इंटू में E0 कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, E0/π। समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार से दोबारा से इसको देखो, एक बार बैक करके समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसी का ही इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। अब आ जाओ आपका an के ऊपर। an कितना हो जाएगा 1/π, 0 to लेके पाई। अब यहाँ पे क्योंकि 0 to 2π आपका क्या होना चाहिए, पहले पूरा ही लिख देती हूँ, 0 to 2π ex कितना है मेरे पास, ex आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे cos ऑफ आपका nx इंटू में dx हो जाएगा। यही फॉर्म होती है हमारी an की। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ex की वैल्यू को पुट करना है। ex की वैल्यू क्योंकि हमें पता है कि रेंज के अकॉर्डिंग जा रही है, 0 से पाई के अंदर तो वैल्यू दिखा रहा है, पाई to 2π के अंदर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो मैं उसको पूरा का पूरा करके ही लिख रही हूँ यहाँ पे कि जब हम 0 to π चल रहे हैं तो मेरे पास ये आ रहा है E0 sin x, और यहाँ पे कितना है cos ऑफ nx इंटू में dx है, ठीक है। प्लस में जब मैं पाई से लेके 2π जा रही हूँ तो मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, तो सीधा मेरे पास वहाँ पे मैं 0 दिखा दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे को जो जस्ट नीड किसकी है सॉल्व करने की, sin x और cos ऑफ nx की, sin x और cos ऑफ nx को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो अपना an है ये किसके इक्वल हो जाएगा, E0/π, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये कितना हो जाएगा cos ऑफ nx sin ऑफ x इंटू में dx, ठीक है। अब हमें पता है इसका मैं क्या फॉर्मूला लगाऊँ, कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। अगर सेम होता, यहाँ पे भी कुछ होती वैल्यू या इसकी 1 होती तो मैं स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर देती। अब यहाँ तो इसने ना m दिया है ना और कुछ दिया है, सीधा n ही बच गया है यहाँ पे, है ना, 1 ही है, सॉरी 1 है। तो इसका मतलब तो मेरे को वो वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी वाला। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 कॉस ए साइन बी वाला रिजल्ट लगा देती हूँ, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी वाला रिजल्ट लगा देती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए 2 कॉस ए साइन बी हमारे पास कितना होता है, साइन ए प्लस बी और माइनस के साइन a माइनस बी होता है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइन लिखने पड़ेंगे। जब इन दोनों को ऐड कर रही हूँ n+1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या सिंपल प्लस लगा रही हूँ, और n-1 कर रही हूँ तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगी, ठीक है। बस इतना मेरे को ध्यान में रखना है। अगर ऐसे करना है तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन में यहाँ कर देती हूँ, E0/2π, तो मेरे पास ये आ गया, an की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, ठीक है।
और यहाँ पे मेरे पास क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से पाई के अंदर। और वैल्यू कितनी है, अगर मैं प्लस कर रही हूँ n+1 और यहाँ x हो जाएगा, और माइनस कर रही हूँ तो माइनस साइन आगे आ रहा था, ठीक है, साइन n-1 ऑफ x, और यहाँ क्या कर देती हूँ dx। जस्ट अब मेरे पास ईजी हो गया इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं जस्ट इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी। इंटीग्रेशन में ये कॉस में आ जाएगा और ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो E0/2 ये कितना हो जाएगा, कॉस n+1/x डिवाइडेड बाई n+1, ये x है। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉस ऑफ n-1 x डिवाइडेड बाई n-1, ठीक है। और इन दोनों की लिमिट ही कितनी रहेगी, 0 से पाई तक की आपकी लिमिट रहेगी। तो आप इसके अंदर पुट करोगे जब इसको, तो आपके पास E0/2, जब पाई पुट करेंगे तो आ जाएगा इसके अंदर, और 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के कोस ऑफ n+1 पाई डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में कोस ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए नीचे वाले के लिए कर दूँ, ये माइनस तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस कोस 0 पे ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। और प्लस में इसको पुट करेंगे तो कॉस n-1 पाई डिवाइडेड बाय n-1, और माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस के करेंगे तो ये कितना और यहाँ पे देखो जैसे 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 अपॉन में कितना है, n+1 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन में n-1, ठीक है। अब अगर मैं ये यहाँ नहीं लिखती तो हमारी गलती क्या होती है, ये +1 ये -1 मैं सीधा कैंसिल कर देती, लेकिन मेरे को पता है नीचे ये n-1 है, तो यानी कि ये भी तो वैल्यू पुट होगी। तो अब इन दोनों का एक सीक्वेंस निकलेगा, इन दोनों को एक करेंगे, ठीक है। तो E0/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस का ये वाला दोनों प्लस उसमें है तो इसको इस साइड ले, तो इसको एक साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ n-1 पाई -1 डिवाइडेड बाई n-1, और माइनस साइन इसमें से कॉमन लेती थी, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो कॉस ऑफ n+1 पाई -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, n+1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इन दोनों में से n+1 और n-1 ऊपर देखो ये से उसमें आ रहा है, क्या करते हैं कि देखो जैसे ये जो फंक्शन होता है कॉस ऑफ n+1 और एक पाई की फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे इक्वल होते हैं कॉस ऑफ n-1 पाई। आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि माइनस करोगे तो भी वो प्लस ही आना है, प्लस लेके चलोगे तो भी वो प्लस ही लेके आना है, ठीक है। माइनस का फंक्शन आएगा अगर कोई तो भी वो वही लेके आएगा, ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 +1 2, ठीक है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 किया तो 0, तो 0 पाई, तो 0 पे और 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है, सेम प्लस की होती है ना, +1 ही आएगा ना 0 पे और 2 पाई पे। इसका मतलब ये फंक्शंस दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शंस दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो न्यूमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, तो कॉमन ले लेती हूँ, कॉमन ले लूँगी तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E0/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ n-1 पाई -1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया n-1 माइनस के n+1। इनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E0/2 कॉस आपका n-1 पाई माइनस का 1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो n+1 और माइनस के n+1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि n का स्क्वायर -1, n से n कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 अपॉन में n स्क्वायर -1, ये तो इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ 2 अपॉन में n स्क्वायर -1, यहाँ इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको पता है मैंने लास्ट में कोस ऑफ n पाई को लिखा था -1 की पावर n, और यहाँ पे कितना है n की पावर कोस n-1 पाई है, तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी जो an की वैल्यू है वो कितनी होगी, E0/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर n प्लस नहीं -1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम माइनस वाला इक्वल करके चल रहे हैं, पुट कर रहे हैं, अगर प्लस करेंगे तो प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 2 अपॉन में n स्क्वायर -1, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E0 अपना कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर n -1, ठीक है,
माइनस के 1, क्योंकि 2 से 2 मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास जस्ट कितना हो गया n² माइनस में 1। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मुझे साफ साफ इसके अंदर दिख रहा है कि अगर मैंने इसको कैसा ले लिया ऑड फंक्शन, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी कि अगर ये मेरे पास कैसा रहा ऑड फंक्शन रहा तो रिजल्ट ऑफ an विल बी 0। ठीक है, इसका रिजल्ट तभी आएगा जब मैं इस n की वैल्यू को क्या लेके चलूँगी, इवन लेके चलूँगी। अगर मैंने 2 लिया तो 2 में से 1 गई, 1 आएगा तो -1 की पावर वो आए 1 आएगा, तो यानी -1, -1 इंटू -1 फिर -1 यानी -2 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ पे -2 रिजल्ट यहाँ पे दे जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 0 रहेगी फॉर द ऑड फंक्शन, और जब मैं इवन पुट कर रही हूँ तो एक माइनस करके इसको वैसे ऑड बना रहा है ये, ठीक है, वैसे ऑड बना रहा है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 E0 डिवाइडेड बाई पाई n² माइनस 1। ये किसके लिए हो जाएगा, इवन वैल्यू ऑफ n, और ये किसके लिए था, ऑड वैल्यू ऑफ n। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपने किसके लिए निकाला था, आपका an के लिए निकाला था। अब हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा, bn के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो एक ही हो पाएगा आज। ठीक है, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट सीरीज में करना पड़ेगा हमें। bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई e ऑफ x आएगा यहाँ पे, और साइन ऑफ nx इंटू में dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। e का फंक्शन हमें पता है 0 to पाई के चल रही हूँ, तो मेरे पास e का आ रहा है E0 साइन x, और जब मैं पाई से 2 पाई चलती हूँ तो मेरे पास 0 आता है। ठीक है, वही मैं इसके अंदर पुट करने वाली हूँ। तो वो पाई से 2 पाई वाला तो मैं लिखूँ ना लिखूँ बात है कि 0 ही है, तो मैं एक ही लिख देती हूँ। ठीक है, 0 to पाई E0 साइन x, और यहाँ साइन nx इंटू में 0। ठीक है, अब ये हमारे पास है, इसके अंदर अपा वैल्यू पुट कर करके 1 के लिए और 1 से ज़्यादा के लिए इसमें करके फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, एक सीक्वेंस डाल देते हैं इसके अंदर कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाती, अगर n 1 होती तो मैं स्क्वायर कर सकती थी यहाँ पे, है ना, देख सकते हो मैं यहाँ स्क्वायर कर सकती थी। तो लास्ट वाले में मेरे पास क्या था, cos nx और sin nx था। ठीक है, तो sin a cos b वो करने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके वो फॉर्म तो लगानी ही पड़ती मुझे, है ना। अब क्या कर सकती हूँ मैं, होल स्क्वायर पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकती हूँ, होल स्क्वायर पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 1 के लिए भी निकाल लेती हूँ, बाद में n की ग्रेटर देन 1 की वो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, साइन ए कॉस साइन बी वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 के लिए निकाला, तो मेरे पास b1 किसके इक्वल हो जाएगा, E0 मेरा कांस्टेंट है बाई पाई 0 to पाई, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर dx इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर x है, तो यानी कि 1 माइनस में cos 2x/2 हो जाएगा। इसके सीक्वेंस तो मेरे पास 0 हो जाएगी, सिर्फ किसका बचेगा, ये 1/2 पाई वाला, और 1 का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, पाई के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, वो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 के लिए x आ जाएगा ना इंटीग्रेट करके, तो उसके लिए पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब पाई/2 इसका रिजल्ट है। इसका मतलब इसके अंदर कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ कितना बचेगा, E0/2। ठीक है, एक बार इसको पीछे से रिवाइज करके फिर से वो रिवाइंड करके फिर से देखना, आपको आ जाएगा ये सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1, अब n इज़ ग्रेटर देन 1 ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका bn की वैल्यू E0/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन nx इंटू में साइन x dx। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 से डिवाइड करने पे ये फॉर्म जो हमारे पास बनती है साइन ए साइन बी वाली, वो हमारे पास किसकी होती है, कॉस a माइनस बी माइनस में कॉस a प्लस बी। ठीक है, और जब 2 कॉस ए कॉस बी होता है तो फॉर्म बनती है कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। ठीक है, साइन की जब होती है तो दोनों टर्म देखो, दोनों साइन के और दोनों कॉस के होते हैं, तो जो आउटपुट मिलता है वो दोनों ही कॉस में मिलता है। ठीक है, और जब हम किसके लिए करते हैं यहाँ पे किसके लिए अल्टरनेट के उसमें करते हैं, तो दोनों किसकी आती है, साइन की आती हैं। ये डिफरेंस ध्यान में रखना। ठीक है, तो दोनों जब कॉस के होते हैं तो कॉस ए प्लस बी माइनस में कॉस ए माइनस बी होता है, और अब जब दोनों ही साइन के हैं तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी।
ठीक है, तब ये रिजल्ट होता है। अगर ये रिजल्ट है तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जो बी एन की वैल्यू है बेटा वो कितनी हो जाएगी हमारी E0/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ इंटीग्रेशन भी तो करेंगे 0 to पाई के अंदर, तो कॉस n माइनस में 1 x माइनस में कॉस ऑफ n प्लस 1 x हो जाएगा। ठीक है, 2 मैंने बाहर ले ही चुकी हूँ इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब जस्ट इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो E0/2 पाई यहाँ कितना हो जाएगा, देखो कॉस का है, इंटीग्रेशन करूँगी तो साइन में आएगा, साइन पाई और 0 में फिर से 0 आ जाएगा, इसका मतलब bn कितना आ जाएगा 0। तो इसीलिए मैंने क्या किया था 1 के लिए वैल्यू निकाल ली थी, क्योंकि जब वो सेम होता है तब तो वैल्यू दे के जाएगा, जब ऐसे डिफरेंट होता है ना तो हम निकाल चुके हैं कि उस साइकिल के अंदर कितना होता है, ये 0 होता है। तो इसका मतलब मेरे पास साइन के लिए जो bn की टर्म है उसके अंदर खाली a की टर्म आएगी, वो भी जब स्क्वायर होता है तब। ठीक है, दूसरे उसमें तो वो भी नहीं आती। इसका मतलब ई एक्स के अंदर सिर्फ हमें A0 an और bn का सिर्फ सिंगल n इज इक्वल टू 1 के लिए वो वैल्यू दे के जाता है, और वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे E0/पाई माइनस में 2E0/पाई, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था वो उसकी फॉर्म में होता है कॉस की वाली जो अपने रिजल्ट आया था। ठीक है, n की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, 1/3 कॉस ऑफ 2x प्लस में 1/15 कॉस ऑफ 4x प्लस में 1/35 कॉस ऑफ 6x और प्लस में सो ऑन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में E0/2 साइन ऑफ x। अच्छा, आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा ये कैसे लिख दिया बेटा, ये रिजल्ट नहीं आया था माइनस के 1/2 E0 डिवाइडेड में n² माइनस में 1, और यहाँ पे क्या लगाना था, कॉस ऑफ nx लगाना था। ठीक है, तो आपको पता है जब आप इसके अंदर n की वैल्यू को इवन लेके चल रहे हो तभी आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, ऑड के लिए रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, मैंने सिंगल के लिए नहीं, 0 के लिए तो बोल ही नहीं रही, मैं n की वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 1 तो मेरा हट ही गया तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लगाई थी, तो बेटा 1 तो मेरा हट ही गया, 2 से स्टार्ट होएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे हाँ 0 पे भी तो 1 दिखाता है, ये कॉस 0 पे भी तो 1 दिखाता है, तो बेटा हम n की जो सीक्वेंस है वो 0 से ले ही नहीं रहे, हम स्टार्ट ही 1 से कर रहे हैं। आपको याद नहीं है फॉरियर सीरीज क्या थी, A0 प्लस में समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an कॉस ऑफ nx प्लस में bn साइन ऑफ nx। क्या याद नहीं है आपको, याद है ना, तो इसका मतलब n से स्टार्ट किया तो बेटा 1 ओड हो गया तो 2 से ही स्टार्ट होएगी, इसीलिए मैंने ये 2 4 6 ये सीक्वेंस लिखी है यहाँ पे, और ये n² माइनस में 1 है यानी कि 2 लिया तो 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसमें 4 लूँगी तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 - 1 यानी कि 15 हो गया। इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई है ये वाली, ठीक है, ये किसके लिए थी, आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का, तो उसके बाद जस्ट हमारे पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रेशन ये टॉपिक रह जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ लगा लो कि 4-5 लेक्चर और लगेंगे, उसको आप यूँ मत समझना कि 2 ही है टॉपिक तो वही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं वो कंप्लीट नहीं होगा। उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा टर्म्स आती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, उनकी जैसे थोड़ी सी थ्योरम्स वगैरह हैं, उन थ्योरम्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल तो इन्होंने खुद नहीं दे रखे हैं कि इसको सॉल्व करो फॉरियर ट्रांसफॉर्म से, तो हमें वो भी देखने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्लियर है ना। ठीक है, तो अगर वो करना है तो वो करना पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।